नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बच्चों, हम हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ रहे हैं और हर्बर्ट स्पेंसर का पिछले वीडियो में हमने उनका जीवन परिचय, उसके नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, उनका समाज का वर्गीकरण का सिद्धांत हमने समझा था। आज हम इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, अ, समाज और जैविक सादृश्य, सोसाइटी एंड ऑर्गेनिक एनालॉजी। ये सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत में इन्होंने समाज और जैविक, जैविक मतलब जो जीवित है शरीर, उससे उसके सादृश्य, उसके जैसा बताया है कि समाज और शरीर एक जैसा ही है। इसकी तुलना समाज की तुलना शरीर के साथ की है। तो आइए हम इसी सिद्धांत को आगे समझने की कोशिश करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का समाज का सावयवी सिद्धांत भी कहा जाता है, जैविक सादृश्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो हम देखें कि स्पेंसर के विचारों में समाज का सावयवी सिद्धांत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में समाज की बनावट, उसकी कार्य प्रणाली की तुलना शरीर की संरचना और कार्यों से की जाने लगी थी। इसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। स्पेंसर ने अपने उद्विकासी सिद्धांत के साथ ही समाज का सावयवी सिद्धांत दिया। इन्होंने जो अपना उद्विकासी सिद्धांत दिया है कि समाज का कैसे उद्विकास होता है धीरे धीरे, किस तरह से, तो उसके साथ ही उन्होंने उसका समाज का सावयवी सिद्धांत भी दिया। सावयवी सिद्धांत क्या है समाज का? कि शरीर की बनावट तथा इसकी कार्य पद्धति अथवा प्रक्रिया की समाज से तुलना करने वाले चिंतक हर्बर्ट स्पेंसर है, और इन्होंने समाज को जीवित शरीर की तरह माना। यही उनका समाज का सावयवी सिद्धांत कहलाता है। क्या है सावयवी सिद्धांत? कि इन्होंने समाज को एक जीवित शरीर की तरह माना, कि जिस तरह से एक जीवित शरीर होता है उसी तरह से समाज भी होता है। यानी जो शरीर की संरचना होती है कि एक शरीर है, उसके अलग अलग अंग होते हैं, आंखें होती है, नाक, मुंह, हाथ, है ना, पेट, पैर, उंगलियां, इस तरह से घुटने, ये सारे जो शरीर के अंग हैं, उसी तरह से समाज की संरचना होती है कि एक समाज है और उसके सारे अलग अलग अंग होते हैं। जैसे अलग अलग संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं हम देखें, धार्मिक संस्था, राजनीतिक संस्था, आर्थिक संस्था, विवाह संस्था, नातेदारी संस्था, ये सारी संस्थाएं हैं। फिर हम देखें समितियां होती है, अलग अलग परिवार है ना, व्यक्ति हैं बहुत सारे, जो अलग व्यक्ति आपस में मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। जब ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सामाजिक संबंधों के आधार पर, तो एक समाज का निर्माण करते हैं। और इन संबंधों को अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए, व्यक्ति मेंटेन करने के लिए अलग अलग संस्था, समिति, परिवार, वर्ग, समूह, इनका निर्माण करता है। तो ये सब जो है, सब अलग अलग समूह होते हैं, आर्थिक समूह, राजनीतिक समूह, धार्मिक समूह, अलग अलग समूह हैं, जाति है, वर्ग है ना, ये सब क्या है? ये समाज के अंग हैं। तो इसकी तुलना शरीर से की है। जिस तरह से एक शरीर है, इसके सारे अंग होते हैं, उसी तरह से समाज के भी अंग होते हैं। और इन्होंने अपने उद्विकासी सिद्धांत में भी बताया था कि जिस तरह से शरीर एक भ्रूण से धीरे धीरे विकसित होता है, उसके सभी अंग अलग अलग होते जाते हैं, उसी तरह से समाज भी जब डेवलप होता है, धीरे धीरे उसकी अनेक संस्थाएं, समिति, परिवार, वर्ग, ये सब बनता चला जाता है, और ये इसका धीरे धीरे उद्विकास होता जाता है। तो इस तरह से इन्होंने समाज की संरचना को शरीर की संरचना के साथ जोड़ा है। आगे हम देखें, स्पेंसर का समाज और शरीर की समानता। क्या समानताएं बताते हैं वो? किस तरह से समाज शरीर की तरह है? तो इन्होंने बताया कि पहला, कि सरल से जटिल की ओर विकास। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रारंभिक अवस्था में ये जैसे एक भ्रूण है शरीर का, वो उसके सारे अंग मिले हुए होते हैं, और धीरे धीरे वो आगे बड़ा होता जाता है, उसका आकार, उसके सारे अंग अलग अलग होते चले जाते हैं। तो समाज जड़ पदार्थ से भिन्न है। यानी जड़ पदार्थ से उसकी तुलना नहीं की, किससे करिए? जैव से की है, जैविक शरीर से की है। तो विकास की आरंभिक अवस्था में शरीर और समाज दोनों का आकार और स्वरूप छोटा होता है। जैसे हम देखें कि जो हमारा प्राचीन समाज है, आदिम समाज है, वो छोटे से एक कबीले के रूप में, छोटी से कुछ परिवारों को मिलकर ही वो समाज बना, धीरे धीरे वो बढ़ता गया, और आज आधुनिक समाज को हम देख रहे हैं। जो इनका समाज का वर्गीकरण हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शिकारी अवस्था से वो औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है।
किंतु जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता जाता है उसकी संरचना में जटिलता आती जाती है, और जटिलता आती है उसके सभी अंग अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें कि एक भ्रूण है जो मानव शरीर के रूप में डेवलप होता है, एक बीज है, वो बीज एक बिल्कुल छोटे से आकार में होता है लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ते हुए उसका एक पेड़ के रूप में, वो पौधे के रूप में डेवलप हो जाता है। दूसरी समानता बताइए पारस्परिक निर्भरता। यानी हम देखें कि शरीर की बनावट ऐसी कि प्रत्येक अंग पृथक होते हुए भी परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है, और शरीर से पृथक इन अंगों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जैसे अभी हमने देखा कि नाक, कान, मुंह, आंख सब शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर आश्रित है। कैसे आश्रित है? मान लीजिए आंखों का काम देखने का और पैरों का काम चलने का है। अगर आंख अपना काम करना बंद कर दे तो क्या होगा कि पैर भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि आंखें बंद कर कर अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, हम अच्छे से नहीं चल पाते हैं, ठीक से नहीं चल पाएंगे। तो एक दूसरे के ऊपर वो सारे अंग आश्रित हैं। जैसे ब्रेन अगर काम करना बंद कर दे तो सारा शरीर के अंग भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो और हम देखें कि शरीर से पृथक इन अंगों का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर शरीर से अंग को अलग कर दे तो वो डेड हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज के भी प्रत्येक अंग पृथक होते हुए भी वो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है। समाज के अंग क्या है? अभी हमने देखा परिवार, जाति, वर्ग, संस्थाएं, समिति, समूह, ये सब अलग अलग अंग हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे पर आश्रित है, क्योंकि एक संस्था एक ही प्रकार का काम करती है ना, लेकिन दूसरे कार्य के लिए उसको दूसरी संस्था पे डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे एक परिवार है, तो परिवार तो है एक इकाई के रूप में है, लेकिन उसको अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सब संस्थाओं से जुड़ना पड़ता है, उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसको आर्थिक संस्था से जुड़ना पड़ता है ना। जब तक वो कुछ अर्निंग नहीं करेगा, कमाई नहीं करेगा किसी भी तरह से, तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर सकता है? तो इस तरह से सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आश्रित है। नियंत्रण का केंद्र, तो शरीर जो मस्तिष्क स्नायु प्रणाली के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है। शरीर के सभी अंग मस्तिष्क के आदेशों का पालन करते हैं। जैसे हम देखें कि हमारा शरीर है वो कहाँ से नियंत्रित होता है? हमारे ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क से, और सारे अंग उसी के अनुसार काम करते हैं, है ना। जैसे अगर हम आग के ऊपर हाथ रखेंगे तो हमारा मस्तिष्क बोलेगा कि ये आग है, इससे हाथ जल जाएगा, तो हाथ तुम हटा लो अपना, तो हाथ तुरंत अपना हटा लेता है। तो इस तरह से वो शरीर के सभी जो अंग हैं वो मस्तिष्क के आदेशों का पालन करते हैं। समाज और उसकी सरकार मस्तिष्क की भांति कार्य करता है। अब समाज के अंदर कौन नियंत्रण करता है? समाज नियंत्रण करता है। कैसे करता है? वो अपने लिखित और अलिखित कानून के द्वारा अपनी प्रथा, परंपराओं और अपनी जो सरकार बनाता है, जो कानूनी रूप से वो सारे नियंत्रण के जो रूल्स रेगुलेशन से वो बनाते हैं। तो इस तरह से वो मस्तिष्क की तरह भांति कार्य करता है, और समाज के सभी छोटे बड़े अंग, संस्थाएं, समूह, वर्ग आदि इनके आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। तो दोनों में इस तरह की समानता है। संपूर्णता का महत्व, ये क्या है? समाज और शरीर की बनावट कुछ इस प्रकार की है कि यदि इसका कोई अंग नष्ट हो जाए तो उसका कदापि अर्थ नहीं होता कि पूर्ण शरीर ही निरर्थक हो गया। जैसे एक हाथ का कटने से शरीर नष्ट नहीं होता, ऐसे ही समाज की कोई इकाई समाप्त हो जाने से समाज समाप्त नहीं हो जाता। क्या समानता बताइए कि जैसे शरीर के सभी अंग अलग अलग है, एक दूसरे पर निर्भर है, अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शरीर का कोई अंग अगर खराब हो गया, नष्ट हो गया, या उसको अलग कर दिया गया, जैसे किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग को हटाना पड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि पूरा शरीर ही खत्म हो गया, है ना। तो समाज में भी ऐसे ही है कि समाज की सभी इकाइयां अलग अलग है, एक दूसरे पर निर्भर है, अपना अपना काम कर रही है, लेकिन अगर कोई इकाई खत्म हो जाती है या व्यक्ति जो है बूढ़ा होके मर जाता है, तो ऐसा नहीं कि समाज ही समाप्त हो गया, उसकी जगह कोई नई इकाई आ जाती है ना। तो आगे हम देखें निरंतरता। क्या समानता है इनमें कि शरीर संरचना एक जटिल प्रक्रिया की तरह निरंतर कार्यान्वित रहती है। शरीर हमेशा काम करता रहता है। शरीर के करोड़ों की संख्या में जो सेल हैं वो टूटते और बनते रहते हैं। यही क्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो शरीर कैसे सरवाइव करता है कि शरीर के अंदर जितने भी जो हमारे करोड़ों की संख्या में सेल हैं, है ना, वो सब बनते और टूटते रहते हैं। तो उसकी इसी के कारण उसकी जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है और वो जीवित रहता है। तो समाज में भी क्या है कि समाज में लोगों की मृत्यु भी होती है और इनका स्थान लेने के लिए शिशु का जन्म भी होता है। नए वर्ग, नई संस्थाएं बनती रहती है। तो
समाज में भी क्या होता है कि लोग जो है, जो जिससे समाज बनता है, वो उस लोगों की मृत्यु होती रहती है और उनकी जगह नए शिशु का जन्म होता रहता है। तो इस तरह से ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है ना, समाज खत्म नहीं होता। फिर हम देखें विभिन्न इकाइयों का योग। शरीर एक पूर्ण जीवित ढांचे का नाम है जिसकी संरचना में असंख्य छोटे बड़े अंगों का योगदान है। सभी अपना अपना कार्य करते हैं। यानी शरीर का भी हमने डायग्राम के द्वारा देखा कि शरीर का, और आप जानते भी हो कि एक जीवित ढांचा है जिसकी संरचना में बहुत सारे अंग हैं, हाथ पैर नाक, अंदर के शरीर के जो हमारी किडनी है, हमारे जो हार्ट है, अंदर के बाहर के जो अंग है, वो सब अपना अपना कार्य करते हैं। इसी प्रकार समाज भी व्यक्ति और अन्य इकाइयों के योग से बनता है और सभी व्यक्ति इकाइयां अपने अपने कार्यों को करते रहते हैं। समाज में भी जितने भी व्यक्ति हैं वो और उनसे बनी जो समाज समूह समिति संस्थाएं, ये सभी इकाइयां अपने अपने कार्य को करते रहते हैं। तो ये विभिन्न इकाइयों के योग से समाज बनता है, विभिन्न इकाइयों के योग से शरीर बनता है। तो ये सभी उदाहरण इसके प्रतीक हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्ति और समाज की संरचना में समानता दिखाने का प्रयास करते हैं। ये समानताएं मनुष्य और समाज के विकास को भी दर्शाती है, जो सरलता से जटिलता की ओर निरंतर अग्रसर होती है। यानी स्पेंसर क्या कहते हैं कि समाज का विकास कहते हो कैसे होता है, बिल्कुल मनुष्य की तरह, एक जीवित प्राणी की तरह ये जो इसका विकास होता है और जो कि सरलता से जटिल की ओर अग्रसर होता है, जिसको कि उन्होंने उद्विकास के नाम से बताया है। आगे हम देखें। स्पेंसर कहते हैं कि समाज और सावयव में बहुत सारी समानताएं हैं और उस इसीलिए उन्होंने जो सावयव को समाज को सावयव की तरह माना है। लेकिन उनका ये मानना है कि इतनी समानताएं होने के बाद भी कुछ आधारभूत भिन्नताएं भी हमें देखने को मिलती है। वो स्पेंसर के अनुसार इस प्रकार है। क्या बताते हैं वो भिन्नता? कि सावयवी विकास तो प्रकृति नियम के अनुसार होता है, जो एक निश्चित गति से सावयव विकसित होता रहता है। यानी हम देखें कि ये नेचुरल तरीके से इसका विकास होता है। जो सावयव है, शरीर है, उसका नेचुरल तरीके से विकास होता है। इसमें मानव का कोई हाथ नहीं है। वो एक शिशु अवस्था, भ्रूण से शिशु बनता है, शिशु से वो किशोर बनता है, फिर वो प्रौढ़ बनता है, फिर वृद्ध बनता है। तो ये एक नेचुरल तरीके से उसका विकास होता रहता है। लेकिन समाज का जो विकास है वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं होता है, वो मनुष्य के प्रयत्नों के फलस्वरूप होता है ना। और मनुष्य द्वारा उसके विकास की गति तेज या धीमी की जा सकती है। यानी जो समाज का विकास है वो नेचुरल तरीके से नहीं होता है। कैसे होता है? मनुष्य जैसे प्रयत्न करेगा, समाज में व्यक्ति जैसे प्रयत्न करेंगे, जैसी वो संस्थाएं समितियां उद्योग निर्मित करेगा, वैसे ही समाज का विकास तेजी से या धीमी गति से हो सकता है। दूसरा भिन्नता क्या बताइए? कि एक सावयव का निर्माण अनेक कोशिकाओं से होता है, पर वे संपूर्ण सावयव में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जो सावयव है बहुत सारी कोशिकाओं से बनता है, बहुत सारे अंगों से मिलता है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे अगर किसी भी अंग को अलग कर दिया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। लेकिन समाज पे ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि समाज की कोशिकाएं व्यक्ति है और व्यक्ति एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उसके स्वतंत्रता पूर्वक सोचने, विचारने, निर्णय लेने, कार्य करने की क्षमता रखता है। वो समाज से जुड़ा भी रह सकता है और समाज से दूर भी रह सकता है। तो उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि वो समाज से बिल्कुल, हाँ, समाज में ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, समाज में ही उसका विकास होता है, सामाजिकरण होता है। लेकिन फिर भी वो शरीर की तरह उसके अंग की तरह नहीं जुड़ा होता है, वो स्वतंत्र अपना अस्तित्व भी रखता है। सावयव में चेतना शक्ति केंद्रित होती है। इसके विपरीत समाज में प्रत्येक अंग की पृथक चेतना शक्ति होती है। यानी सावयव के अंदर एक ही चेतना होती है, एक ही केंद्र होता है चेतना का, हमारा मस्तिष्क। लेकिन यहाँ पर क्या है कि समाज का जो प्रत्येक अंग है वो एक व्यक्ति से बना है और प्रत्येक व्यक्ति में अपनी चेतना होती है ना, अपनी कॉन्शियसनेस होती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि केवल समाज की कॉन्शियसनेस से ही सारे व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। सब अपना अपनी सोच रखते हैं, अपनी थॉट रखते हैं, उनका सबका अपना अपना बिहेवियर है, सब कुछ अपने हिसाब से वो उस कार्य को करते रहते हैं। सावयव में इकाइयां संपूर्ण शरीर की भलाई के लिए जीवित रहती है, जबकि समाज संपूर्ण सभी इकाइयों की भलाई के लिए जीवित रहता है। यानी समाज जब तक है, जब तक इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी रहती है, अपना अपना काम करती रहती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समाज का विघटन होने लगता है। तो इसलिए समाज इकाइयों की भलाई के लिए,
क्योंकि समाज है तो इकाइयों का विकास है। और जबकि सावयव में क्या है कि इकाइयां संपूर्ण शरीर की भलाई के लिए जीवित होती है। अगर कोई इकाई अगर काम नहीं करेगी तो उसका इफेक्ट पूरे शरीर के ऊपर पड़ता है। अगर मान लो हमारा ब्रेन डेड हो गया, वो अगर काम नहीं कर रहा है तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे उसके सारे अंग डेड होने शुरू हो जाते हैं। तो वो शरीर की भलाई के लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार स्पेंसर का जीवित शरीर की समाज से तुलना का उद्देश्य ऐसी एक व्यवस्था की ओर संकेत करना था जिसमें सावी व्यवस्था की भांति चेतना शक्ति केंद्रित हो। इसके साथ ही समाज के प्रत्येक सदस्य के अंदर पृथक चेतना शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार कर वे व्यक्तिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि व्यक्ति का कल्याण राज्य के नियंत्रणों के अभाव में भी संभव है। तो इस तरह से स्पेंसर क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि समाज का विकास एक सावयव की तरह है और वो बिल्कुल सावयव की तरह ही काम करता है, लेकिन उसके बावजूद वो उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है और व्यक्ति का जो कल्याण है वो राज्य के नियंत्रण के अभाव में भी संभव है। इसलिए ये कहते हैं कि राज्य को जो है बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सावयव और समाज का जो संबंध है, किस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे एक समाज सावयव की तरह काम करता है। तो अगले वीडियो में हम इनका नेक्स्ट जो है वो देखने की कोशिश करेंगे थ्योरी। और आप इसको पढ़िए, देखिए और आपको पसंद आ रहा है, आप इसको पसंद कर रहे हो मेरे वीडियो को, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।